अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विद पुष्रा। आज की इस वीडियो में हम पोजेशन के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। पोजेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके एलिमेंट्स, उसके एसेंशियल्स और उसकी काइंड्स। लेकिन सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि मैंने इतने दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं की बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल। लेकिन जब मैंने चैनल ओपन किया तो लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस, इतना अच्छा फीडबैक मुझे मिल रहा था कि मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करूं। ठीक है, तो पोजेशन का टॉपिक, पोजेशन के अगर हम उर्दू मीनिंग देखें तो पोजेशन हमारे पास आता है कब्ज़ा। ठीक है, लोग पोजेशन और ऑनरशिप को एक ही मीनिंग में लेते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि पोजेशन अलग चीज़ है और ऑनरशिप अलग चीज़ है। तो अगर हम पोजेशन के टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखें, अगर कोई हमसे पूछे कि आप पोजेशन को किस तरह से डिफ़ाइन करोगे, इसका इंट्रोडक्शन दो हमें, पोजेशन क्या होता है, तो योर माइंड शुड बी क्लियर कि पोजेशन ये चीज़ होती है। ठीक है, तो सॉलमन ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कराया और उसने कहा कि अगर हम लीगल थ्योरी की होल रेंज देखें, इन अ होल रेंज ऑफ लीगल थ्योरी देयर इज़ नो टॉपिक मोर डिफ़िकल्ट देन पोजेशन। ठीक है, उसने कहा कि लीगल थ्योरी के अंदर कोई टॉपिक भी इतना मुश्किल नहीं है जितना कि ये पोजेशन, बिकॉज इट शोज़ द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन अ थिंग एंड अ मैन। वो एक आदमी और उसकी चीज़, उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान बेसिक रिलेशनशिप शो कर रहा होता है कि उसका क्या ताल्लुक़ है, इस चीज़ और इस बंदे का आपस में क्या ताल्लुक़ है। और उसने ये भी कहा कि पोजेशन प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ ऑनरशिप ऑल्दो इट इज़ नॉट अ फाइनल प्रूफ। ठीक है, अब ये एविडेंस किस तरह से देता है ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और साथ में लास्ट उसने क्या कहा कि द पोजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकली इसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है, तो आपने बहुत ही अटेंटिवली इस वीडियो लेक्चर को सुनना है ताकि आपको ईजीली समझ में आ सके कि पोजेशन क्या है। तो चलते हैं पोजेशन के लिटरल मीनिंग की तरफ। ठीक है, उर्दू मीनिंग तो हमने बता दिया कि कब्ज़ा। लिटरली अगर हम पोजेशन को देखें तो पोजेशन मीन्स फिज़िकल कंट्रोल ओवर अ थिंग और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिज़िकल कंट्रोल ओवर समथिंग, ये भी हम कह सकते हैं। तो अब ये फिज़िकल कंट्रोल का मतलब क्या है कि वो चीज़, आप जो चीज़ आपके पास मौजूद है उस पर आपका फ़िज़िकल कंट्रोल हो, आपके कंट्रोल में किस तरह से हो कि आप उस चीज़ की हिफाजत कर सकते हो। वो चीज़, जो ऑब्जेक्ट आपके पास है वो टेंजिबल है, वो टचेबल ऑब्जेक्ट है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पोजेशन सिर्फ टेंजिबल ऑब्जेक्ट की होती है, लेकिन फ़िज़िकल कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ की हिफाजत कर सकते हो, आप दूसरों को रोक सकते हो वो चीज़ यूज़ करने से, क्योंकि वो आपकी पोजेशन में है, वो आपका राइट है। अब दूसरों को कैसे रोकना है वो हम डेफिनेशन में एक्सप्लेन करेंगे। तो लीगल डेफिनेशन हमारे पास डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने डिफरेंट तरीके से पोजेशन को डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले हम देखते हैं सैविग्नी की डेफिनेशन। सैविग्नी एक बहुत ही ज्यूरिस्प्रूडेंस के बहुत ही अच्छे ज्यूरिस्ट हैं। ठीक है, बहुत ही वेल नोन ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने पोजेशन को डिफ़ाइन करते हुए कहा, उन्होंने एक नई चीज़ बताई, इंटेंशन अलॉन्ग विथ फिज़िकल पावर। हमने तो कहा कि फ़िज़िकल कंट्रोल है, लेकिन सैविग्नी ने ये कहा कि फ़िज़िकल कंट्रोल जब इंटेंशन के साथ कपल हो जाता है, फ़िज़िकल कंट्रोल का, जब वो फ़िज़िकल कंट्रोल इंटेंशन के साथ आती है तो उसको हम कहते हैं पोजेशन प्लस। ठीक है, आपकी इंटेंशन है और आपका फ़िज़िकल कंट्रोल है किसी चीज़ पर। अब वो फ़िज़िकल कंट्रोल क्या है कि जितने भी बाकी लोग हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं, आपने उनको एक्सक्लूड करना है फ्रॉम द यूज़ ऑफ दैट मटीरियल ऑब्जेक्ट। जिस चीज़ की आप हिफाजत कर रहे हो, आपने उस चीज़ के इस्तेमाल से बाकी बंदों को रोकना है कि भाई ये चीज़ मेरे पोजेशन में है, ये मटेरियल ऑब्जेक्ट मेरी पोजेशन में है, तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज आई एम द रियल पोजेसर ऑफ दैट वेरी ऑब्जेक्ट। ये तो थी सैविग्नी की डेफिनेशन। नेक्स्ट ज्यूरिस्ट है हमारे पास होम्स। ठीक है, होम्स ने किस तरह से डिफ़ाइन किया है, उन्होंने कहा कि टू गेन पोजेशन a man must stand in a certain physical relationship with that object and to the rest of the world.
ठीक है। होम्स ने क्लियर कट बता दिया कि अगर आपको पोजेशन हासिल करनी है, अगर किसी बंदे को पोजेशन हासिल करनी है तो उस बंदे का उस ऑब्जेक्ट के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बात उसने भी वही की है, हट के कोई बात नहीं की, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो उसने कहा टू गेन पोजेशन यू मस्ट हैव अ फिजिकल रिलेशन विद दैट ऑब्जेक्ट एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि पोजेशन क्या होता है। ठीक है, पोजेशन को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलते हैं अब एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन। पोजेशन में कौन से एलिमेंट्स हैं जो पोजेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो पोजेशन बनाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सॉलमन ने ये कहा कि हमारे पास पोजेशन के 2 मेन एलिमेंट्स हैं। देयर आर 2 मेन एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट पोजेशन। अब वो 2 एलिमेंट्स क्या हैं? नंबर 1 एनिमस। ठीक है, एनिमस क्या आ जाता है हमारे पास? मेंटल एलिमेंट आ जाता है। एंड सेकंड इज कॉर्पस इज फिजिकल एलिमेंट। जब हमने कहा कि एनिमस हमारे पास मेंटल एलिमेंट्स है तो और कॉर्पस जो है वो फिजिकल एलिमेंट है, तो मेंटल एलिमेंट मीन्स इंटेंशन, आपकी इंटेंशन, मेंटली आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, और फिज़िकल क्या आ गया? फिज़िकल बॉडी आ गई। ठीक है, आपकी बॉडी आ गई कि आप अपने फिज़िकल कंट्रोल से, अपने एक्शन से, अपने जेस्चर से, अपने एटीट्यूड से आप उस चीज़ की हिफाजत कर रहे हो। सो एनिमस एंड कॉर्पस मस्ट बी प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट पोजेशन अकॉर्डिंग टू सॉलमन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसेंशियल्स ऑफ पोजेशन। पोजेशन के अंदर किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, उसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। तो हमारे पास 4 मेन इसेंशियल्स हैं पोजेशन के। नंबर 1 इज़ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर हमने क्या कहा कि कोई चीज़, किसी चीज़ का मौजूद होना, किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट का मौजूद होना ज़रूरी है जिसके ज़रिए देखा जा सके, जिस चीज़ पर आपकी पोजेशन है उसका होना ज़रूरी है। लाइक ये मोबाइल आपके हाथ में है तो ये सब्जेक्ट मैटर है पोजेशन का। सेकंड इज़ फिज़िकल कंट्रोल। ठीक है, अब वो मोबाइल आपके हाथ में है, आप उसकी हिफाजत करते हो, दैट मीन्स यू हैव अ फिज़िकल कंट्रोल ओवर दैट थिंग। नेक्स्ट इज़ थर्ड इज़ इंटेंशन। इंटेंशन से मुराद क्या है कि आपकी सोच है, आपकी नीयत है, आपका मेंटल एलिमेंट प्रेजेंट है कि मैंने इसकी हिफाजत करनी है। एंड नंबर 4 मैंने बाकी तमाम लोगों को एक्सक्लूड करना है कि वो मेरा मोबाइल यूज़ करें विदाउट माई परमिशन। मेरी परमिशन नहीं है तो वो मेरा मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन। अब हमने एलिमेंट्स, इसेंशियल्स और डेफिनीशन तो डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम पोजेशन एक्वायर कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी एक्वायर पोजेशन। अब हम डिस्कस करते हैं मोड्स ऑफ एक्वायरिंग पोजेशन। एक बंदा पोजेशन कैसे हासिल कर सकता है, कैसे एक्वायर कर सकता है। सो देयर आर 2 मोड्स ऑफ एक्वायरिंग पोजेशन, टेकिंग एंड नंबर सेकंड इज डिलीवरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिलीवरी क्या होता है। डिलीवरी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इट सिंपली मीन्स पोजेशन टेकन बाय वन पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन। ठीक है, कि एक बंदा दूसरे बंदे से पोजेशन ले रहा है और दूसरा बंदा उसे डिलीवर कर रहा है। पोजेशन टेकन बाय वन पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन। यहाँ क्या हो गया, हमारे पास 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हो गई। एक बंदा पोजेशन दे रहा है तो दूसरा बंदा ले रहा है डिलीवरी में। तो इसको हम कहेंगे इट इज़ कॉल्ड अ बायलैटरल एक्ट बिकॉज 2 पार्टीज़ आर इन्वॉल्व इन इट। बायलैटरल वर्ड को अगर हम देखें तो बाय का मतलब आता है हमारे पास, बाय मीन्स 2, तो बायलैटरल एक्ट का मतलब क्या है कि 2 पार्टीज़ आर इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग द पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और जब 2 पार्टीज़ शामिल हैं और 2 पार्टीज़, एक दे रहा है और दूसरा ले रहा है, तो ये क्या होगा, पोजेशन जो ट्रांसफ़र हो रही है वो म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज़ के थ्रू हो रही है। पार्टीज़ की रजामंदी शामिल है, विलिंगनेस शामिल है। डिलीवरी की भी आगे हमारे पास फर्दर 2 काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ डिलीवरी में क्या आता है हमारे पास, एक्चुअल डिलीवरी एंड नंबर सेकंड इज़ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। एक्चुअल डिलीवरी मीन
फिज़िकल डिलीवरी, फ़ौरन आप किसी को कोई चीज़ दे देते हो, इंस्टेंटली, इमीडिएटली आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा मोबाइल है, ठीक है, जिससे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मेरा मोबाइल है और मैं अपना ये मोबाइल मिस्टर ए को दे देती हूँ विदाउट एनी कंडीशन। कोई भी शर्त लगाए बगैर मैं मिस्टर ए को कहती हूँ कि आप ये मोबाइल ले लें, ठीक है। मिस्टर ए मुझसे मांगते हैं और मैं मिस्टर ए को ये मोबाइल दे देती हूँ विदाउट एनी कंडीशन। सो इट मीन्स यहाँ क्या हुआ, फिज़िकल डिलीवरी हुई। फ़ौरन से मेरे पास था, मैंने मिस्टर ए को दे दिया, फिज़िकल ट्रांसफ़र विदाउट एनी कंडीशन। जबकि कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, इट इज़ नॉट फिज़िकली, ठीक है, बल्कि इट इज़ बाय एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग और बाय डूइंग सम एक्ट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, नॉट एक्चुअली डन बट आफ्टर सम टाइम। सो इसको हम कहते हैं नॉन फिज़िकल डिलीवरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मार्केट जाती हूँ, ठीक है, और मैं फ़र्नीचर ख़रीदती हूँ वहाँ मार्केट जाके, या लेट्स से कोई भी चीज़ ख़रीदती हूँ। अब मैंने मार्केट से फ़र्नीचर ख़रीदा और शॉपकीपर को मैंने उस फर्नीचर की पेमेंट कर दी और उस पेमेंट के बदले शॉपकीपर ने मुझे एक बिल बना के, एक रसीद बना के दे दी। अब वो फर्नीचर तो मैंने ख़रीद लिया, पेमेंट भी कर दी। अब जब तक वो फर्नीचर मेरे घर में फ़िज़िकली डिलीवर नहीं होगा तो तब तक मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्चुअल डिलीवरी हो चुकी है, बल्कि वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब जैसे ही वो फर्नीचर मैं अपने घर लेकर जाऊंगी, अपने घर में सेट करूंगी, जैसे ही वो मेरे घर पहुंचेगा तो इट मीन्स द थिंग हैज़ बीन फिज़िकली डिलीवर्ड। तो क्या हो गया, एक्चुअल डिलीवरी तब कंप्लीट होगी। अब यहाँ एक्ट ऑफ डूइंग क्या आ गया कि मैं मार्केट गई, फर्नीचर ख़रीदा, पैसे दिए दुकानदार को और रसीद ली। ये क्या हुआ, मैंने एक एक्ट किया है, डायरेक्टली नहीं हुआ बल्कि थ्रू एन एक्ट हुआ है। सेकंड आ जाता है मोड हमारे पास टेकिंग। टेकिंग में क्या होता है, इट इज़ अ यूनिलैटरल एक्ट दैट मीन्स ओनली अ सिंगल पार्टी इज़ इन्वॉल्व विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द प्रीवियस पोजेसर, ठीक है। प्रीवियस पोजेसर की कोई भी कॉन्सेंट शामिल नहीं है। इट मे और मे नॉट बी लॉफुल। टेकिंग हमारे पास फर्दर टू काइंड्स में आती है, लॉफुल टेकिंग एंड अनलॉफुल टेकिंग। अब ये मे और मे नॉट बी लॉफुल का मतलब क्या आ गया, एक लॉफुल और एक अनलॉफुल। लॉफुल का मतलब क्या है, यूज़ ऑफ द थिंग्स ऑफ योर फैमिली और एनी अदर पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ दैट वेरी पर्सन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर में अपनी पेरेंट्स की, अपने सिस्टर्स की, अपने ब्रदर्स की, आप अपने बहन भाइयों की या अपने माँ बाप की कोई भी चीज़ उठा लेते हो उनकी परमिशन के बगैर और आप यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। अब वहाँ आपके माँ बाप को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप उनकी चीज़ को उठाकर यूज़ कर रहे हो। आप अपने भाई का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम मेरा लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हो तो इट मीन्स ये क्या हुआ, आपने उस चीज़ को लॉफुली इस्तेमाल किया। कैसे कि आपने इस्तेमाल किया और रियल पोजेसर को, रियल ऑनर को क्या है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। जबकि ऑन दी अदर हैंड अनलॉफुल टेकिंग क्या हुई, अगर वही लैपटॉप आपने अपने भाई का उसकी परमिशन के बगैर यूज़ किया और आपके भाई ने आके ऑब्जेक्शन कर दी कि तुमने मेरा लैपटॉप मेरी परमिशन के बगैर क्यों यूज़ किया है, तो अब आपने वो जो लैपटॉप यूज़ कर रहे थे, आपका वो यूज़ करना क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। क्यों, क्योंकि अनलॉफुल टेकिंग आ गई कि आपने उससे बगैर पूछे लिया और जिसकी चीज़ थी उसे एतराज़ है, उसे ऑब्जेक्शन है। सो ये था मेन डिफरेंस लॉफुल टेकिंग और अनलॉफुल टेकिंग का। अब हम चलते हैं पोजेशन की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है काइंड्स ऑफ पोजेशन, ठीक है। तो हमारे पास आती हैं, देयर आर 6 मेन काइंड्स ऑफ पोजेशन। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, हमारे पास पोजेशन आती है मीडिएट एंड इमीडिएट पोजेशन। सबसे पहली काइंड तो ये आ गई। आप मीडिएट और इमीडिएट को अलग अलग भी लिख सकते हैं, मीडिएट पोजेशन अलग से और इमीडिएट अलग से। चूँकि इन दोनों को ये वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करी हूँ ताकि ईजीली आपको समझ आ सके। मीडिएट पोजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट पोजेशन, ठीक है, जिसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है थ्रू एनी अदर पर्सन, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस होती है, ठीक है।
when the relation between possessor and the thing is through the intervention of some other person, it is called mediate possession. For example, आपने एक बुक खरीदनी है और आप अपने घर में अपने सर्वेंट को या अपने भाई को कहते हो कि तुम मार्केट जाओ और मेरे लिए ये बुक खरीद कर लाओ। अब जैसे ही आपका वो एजेंट, आपका वो सर्वेंट या आपका भाई वो बुक खरीद कर लाता है और आपको देता है, तो इट मीन्स आप उसके मीडिएट पोजेसर हो। कैसे? बिकॉज थ्रू थर्ड पार्टी आपको वो चीज़ मिली है, आपने पोजेशन थ्रू इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी आपने हासिल की है। जबकि ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इसी बुक की एग्ज़ाम्पल लें, अगर आपको बुक चाहिए और आप ख़ुद बाज़ार जाते हो, मार्केट जाते हो और वो बुक ख़रीद कर ले आते हो, तो वो पोजेशन क्या आ गई? वो इमीडिएट पोजेशन आ गई। विदाउट एनी मीडिएटर, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पर्सन आपने क्या की? पोजेशन हासिल की। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट पोजेशन। If the relation between possessor and the thing possessed is a direct one, it is a case of immediate possession. सेकेंड काइंड आती है हमारे पास कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल। ये भी बिल्कुल सिंपल सी है, इसको भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। कॉर्पोरियल पोजेशन क्या है? पोजेशन ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो चीज़ जो टेंजिबल है, जिसको आप टच कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हाथ में आपके पैसे, कॉर्पोरियल पोजेशन। आपके हाथ में आपका मोबाइल, कॉर्पोरियल पोजेशन। आपके हाथ में आपकी बुक, कॉर्पोरियल पोजेशन। आपकी कार, आपका पेन, आपका मार्कर, आपका मोबाइल, ये सब क्या है? आपकी कॉर्पोरियल पोजेशन में आता है। ठीक है, जिनको आप टच कर सकते हो, विच कैन बी पुट इन योर पॉकेट। ठीक है, मोबाइल को आप विच कैन बी पुट इन योर पॉकेट का या ये डायरेक्ट मतलब नहीं है कि अपने पॉकेट में रख लो, मतलब जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो। इनकॉर्पोरियल का मतलब क्या है? पोजेशन ऑफ एनी थिंग अदर देन मटेरियल ऑब्जेक्ट, एनी अदर थिंग। ठीक है, इट इज़ द पोजेशन ऑफ राइट। ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है। ठीक है, पोजेशन ऑफ कॉपी राइट आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ क्या है? इंटेलेक्ट किसे कहते हैं? आपकी अक्ल, आपका शऊर। अब आपने कोई ब्लॉग लिखा है, आपने कोई आर्टिकल लिखा है, कोई कंटेंट राइटिंग होती है, जिस तरह आर्टिकल राइटिंग होती है, ब्लॉगर्स होते हैं। अब वो अपना ब्लॉग लिख के पब्लिश तो कर देते हैं, वो ब्लॉग सारी दुनिया के लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उस ब्लॉग, उस आर्टिकल पे नाम किसका आ रहा होता है? आपका नाम आ रहा होता है। ठीक है, उस पर आपका कॉपीराइट है। अब मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इस पर अब वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, ख़ुद बनाती हूँ, ख़ुद अपलोड करती हूँ। इस पर क्या है? मेरा कॉपीराइट है। कोई दूसरा बंदा मेरी वीडियोज़ को यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा बंदा मेरी वीडियोज़ को यूज़ करेगा तो मैं क्लेम कर सकती हूँ कि इसने क्या किया है? वॉयलेशन की है मेरी राइट की, मेरा कॉपीराइट है इस चीज़ पर। सो माई यूट्यूब चैनल इज़ माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। थर्ड आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन एंड एडवर्स पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन को अगर हम देखें, सॉरी मैंने कहा था ना 6 काइंड, 6 नहीं है 8 हैं, इसके अलावा भी 2 काइंड्स हैं। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हमारे पास आती है विच इज़ नॉट द एक्चुअल पोजेशन। इसको हम कहते हैं कि अथॉरिटी ओवर अ थिंग विदाउट हैविंग एक्चुअल पोजेशन, या फिर इसको हम कहते हैं कि इट इज़ कॉल्ड पोजेशन इन लॉ, जो कि फैक्ट्स में नज़र नहीं आ रही, विच इज़ नॉट नेसेसरीली टू बी फिजिकल। ठीक है, बल्कि द पोजेशन विच इज़ रिकग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, इट इज़ कॉल्ड पोजेशन इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन क्या है? पोजेशन ऑफ समथिंग विदाउट हैविंग अ लीगल टाइटल फॉर सम टाइम। ठीक है, जिसमें आपका क्या है? आपकी एक्चुअल पोजेशन नहीं है, बल्कि आपका लीगल टाइटल भी नहीं है, लेकिन आप कुछ अरसे के लिए आप उस पर अपना लीगल टाइटल क्रिएट कर देते हो। इसके लिए वर्ड यूज़ होता है हमारे पास, इस एडवर्स पोजेशन के लिए वर्ड यूज़ होता है स्क्वैटर राइट का। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये स्क्वैटर राइट क्या होता है। सो द वर्ड स्क्वैटर राइट मीन्स राइट ओवर द स्पेसेस विच आर ऑक्युपाइड बाय द पीपल बाय ऑक्यूपेशन रादर देन ऑनरशिप। एक्चुअल बंदे के अगेंस्ट आप अपने नाम पर टाइटल क्रिएट कर देते हो। ठीक है, आप कब्ज़ा कर लेते हो किसी चीज़ पर और उस चीज़ पर आपकी मलकियत भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रास्ते में जाते हो, कोई कैट या डॉग आपको रास्ते में मिल जाता है,
ठीक है, और उसका कोई दूर दूर तक आपको कोई ऑनर भी नज़र नहीं आ रहा होता कि वो किसकी मलकियत में है वो चीज़। तो क्या करते हो, आपको वो चीज़ इतनी पसंद आ जाती है, आप उसे उठा के अपने घर ले आते हो, ठीक है, और उसकी केयर करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। अब वो चीज़ आप घर ले आए आपने, और क्या किया, आप उसे अपने साथ घर ले आए, आपने देखा, आपने उसकी केयर करना स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ, फैक्ट्स में क्या नज़र आ रहा है कि वो चीज़ आपकी पोजीशन में है। अब उस पर कोई दूसरा बंदा आकर क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स में क्या नज़र आ रहा है कि वो चीज़ आपकी है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ आपकी नहीं थी, बल्कि आपने एक्चुअल बंदे के अगेंस्ट अपने नाम पर टाइटल क्रिएट कर दिया है, क्योंकि एक्चुअल बंदा लेट से हम कह सकते हैं कि उसका कोई नामो निशान ही नहीं था, उसकी पहचान ही नहीं थी। तो आपने क्या किया, उस पर अपना लीगल टाइटल क्रिएट कर दिया। अब ये देखा ये जाएगा, फैक्ट्स में ये नज़र आएगा कि वो चीज़ आपके पोजेशन में है। लास्ट हमारे पास काइंड है, वो है डिफेक्टो एंड डिजोरे। ये तो बहुत बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसके लिए आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, तो मैं सिंपली बता देती हूँ। डिफेक्टो मीन वो चीज़ जो फैक्ट्स में नज़र आ रही है, अपेरेंटली जो चीज़ नज़र आ रही है, विच इज़ एक्सेप्टेड एंड रिकग्नाइज्ड बाय लॉ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब फैक्ट्स में क्या नज़र आ रही है, ठीक है, आपके हाथ में जो आपका मोबाइल है, फैक्ट्स में क्या नज़र आ रहा है कि वो मोबाइल आपका है, ठीक है। कोई दूसरा बंदा आकर आपके हाथ में देखेगा तो कहेगा कि चूँकि ये मोबाइल इसके हाथ में, सो ही इज़ द रियल पोजेसर, ही इज़ द रियल ऑनर ऑफ दैट थिंग, ठीक है। आप अब ये मार्कर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इट मीन्स आई एम द रियल पोजेसर ऑफ दैट मार्कर। फैक्ट्स में क्या नज़र आ रहा है कि वो मार्कर मेरी मलकियत में है, ठीक है। लेकिन अगर हम डिजोरे पोजेशन को देखें तो डिजोरे पोजेशन क्या है, विच में नॉट बी सीन, विच इज़ पोजेशन इन लॉ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये मार्कर मेरे हाथ में है और मिस्टर ए मुझसे ये मार्कर मांगता है, मैं मिस्टर ए को जैसे ही ये मार्कर दूंगी तो फैक्ट्स में क्या नज़र आ रहा है कि अब चूंकि वो मार्कर मिस्टर ए के हाथ में है, सो ही इज़ द रियल पोजेसर ऑफ दैट थिंग। सो अब यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए की पोजेशन डिफेक्टो पोजेशन हो जाएगी, और मैं क्या हूँ, मेरी पोजेशन डिजोरे पोजेशन है, क्योंकि एक्चुअल में मार्कर मेरा है, सो आई एम द डिजोरे पोजेसर। फैक्ट्स में क्या नज़र आ रहा है कि मार्कर ए के हाथ में है, सो ए इज़ द डिफेक्टो पोजेसर। इसके अलावा अगर हम कोई और एग्ज़ाम्पल ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि हम कह सकते हैं मोबाइल, ठीक है, चलें उसी मोबाइल की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जो हमने कहा कि फैक्ट्स में नज़र आ रहा है कि मोबाइल आपके हाथ में, सो यू आर द रियल पोजेसर ऑफ दैट मोबाइल। अगर आप अपना मोबाइल आप अपनी बहन को दे देते हो, आप अपने भाई को दे देते हो, या किसी को भी घर में दे देते हो, तो जब वो मोबाइल आपकी बहन के हाथ में गया, सो योर सिस्टर इज़ द डिफेक्टो पोजेसर, बट द मोबाइल इज़ यूअर्स, सो यू आर द डिजोरे पोजेसर ऑफ दैट मोबाइल। फैक्ट्स में नज़र आ रहा है बहन के हाथ में, सो सिस्टर इज़ द डिफेक्टो पोजेसर, और आप क्या हुए, डिजोरे पोजेसर। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन पोजेशन से रिलेटेड। आई होप कि ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।